हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है बीपीएससी एडी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है डेली जो है 3 वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। बट आजकल जो है कुछ कारणवश जो है मेरी हेल्थ को लेकर के, इसी वजह से मैं 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर पा रही हूँ, सामान्य भाषा सामान्य अध्ययन का। बाकी जो सामान्य योग्यता का है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। वीडियो जो है रिकॉर्ड तो कर लेती हूँ बट जो है उसको अपलोड नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे जो है रात में जो है 9 बजे के आसपास जो है नेटवर्क बहुत स्लो हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत लोग जो है 9 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, जो कि मोबाइल लेके बैठ जाते होंगे। इसी वजह से थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू आता है, तो इसी वजह से नहीं हो पाता है। आप लोग बताइएगा कब मैं उस वीडियो को जो है अपलोड कर दूँ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इसका लाभ ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। बात करते हैं हम लोग। तो अंकेश्वर तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में? तो पहले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अंकेश्वर तेल शोधक कारखाना गुजरात में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना में से एक है। इसकी स्थापना जो है 1958 में जो है हुई थी। यह जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के स्वामित्व में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में है। अंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो गुजरात में है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सूची ए को जो है सूची 2 में सम्मिलित करना है। पहले में दिया गया है और सूची 2 दोनों को सम्मिलित करना है। तो हम लोग पहले ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग। तो रेलवे उपकरण कहाँ पे है? तो भिलाई में। रेलवे उपकरण कहाँ है? तो भिलाई में। नेक्स्ट बात करते हैं मोटर वाहन की बात करें तो ये कहाँ पे है? जबलपुर में। और पोत निर्माण की बात करते हैं कहाँ पे है? तो कोचीन में है। साइकिल की बात करते हैं तो लुधियाना में है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इसी हिसाब से जो है आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। फसलों का आवर्तन जरूरी होता है भिन्न प्रकार के फसलों को पाने के लिए, या फिर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, खनिजों की मात्रा जो है बढ़ाने के लिए, या फिर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फसलों का आवर्तन मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। इसके तहत जो भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है, जिससे जो है मृदा की जो है उर्वरता बनी रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमीन को जो है उपजाऊ बनाने के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की। राष्ट्रीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था? तो 1971 में, 1972 में, 1973 में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया था। यह अधिनियम वन्यजीवों के शिकार पर नियंत्रण लगाने और संरक्षण का जो है प्रयास करता है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जो है यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जो है देश के जैव विविधता की रक्षा हो सके। इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972 में। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की। तो भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की जो है कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 81,000 प्रजातियां जीवों की और एवं जो है 47,000 प्रजातियां वनस्पति की, या फिर 70,000 प्रजातियां जो है जीवों की और 50,000 प्रजातियां जो है वनस्पति की, या फिर 50,000 प्रजातियां जीवों की और 40,000 प्रजातियां जो है वनस्पति की, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो भारत में वनस्पतियों और जीवों की करीब जो है 81,000 प्रजातियां जीवों की एवं जो है 47,000 प्रजातियां वनस्पतियों की पाई जाती है, जो भारत की जैव विविधता का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विभिन्न तटीय, पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 81,000 प्रजातियां जीवों की है एवं जो है 47,000 प्रजातियां जो है वनस्पति की है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शीत ऋतु में जो है तमिलनाडु में तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून का, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून का, या फिर पश्चिमी विक्षोभ का, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो तमिलनाडु में जाड़े यानी कि सर्दी के मौसम में जो है बारिश का मुख्य कारण है उत्तर पूर्वी मानसून है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक जो है सक्रिय रहता है और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा लाता है। इसे जो है लौटता मानसून भी कहा जाता है। यह मानसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच सक्रिय होता है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जो है आर्द्र हवा लाता है। इस क्षेत्र को जो है कोरोमंडल तट कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम लोग तो वेवनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वेवनाड झील केरल में है, ओडिशा में है, राजस्थान में, इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वेवनाड झील में स्थित एक छोटे से द्वीप को बढ़ाकर विलिंगडन द्वीप बनाया गया है। यह कृत्रिम द्वीप भारत के केरल राज्य के जो है कोचीन शहर में है। वेवनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी जो है उपनदी है? तो शंख नदी है, उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है, या फिर बराकर है। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तरी कोयल नदी भारत के झारखंड राज्य से में जो है बहने वाली एक नदी है। यह छोटे नागपुर पठार में जो है उत्पन्न होती है, फिर लातेहार जिले में जो है नेतरहाट से पूर्व में जो है गुजरती है। यह हैदरनगर से जो है पश्चिमोत्तर में सोन नदी में जो है विलय हो जाती है, जो स्वयं गंगा नदी की एक उपनदी है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी कोयल नदी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, भूटान की सर्वोच्च जो है पर्वत श्रेणी है कुलाकांगाड़ी या फिर चोमोलहारी, पुनाखा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कुलाकांगाड़ी है, जो भूटान की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से है। यह पर्वत श्रृंखला भूटान के जो है हिमालय क्षेत्र का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका राइट आंसर रहेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुलाकांगाड़ी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग तो भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%, 16.7%, या फिर 3.28%, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूमि क्षेत्रफल का जो है लगभग 2.4% है। यह जो है इसे जो है दुनिया के सबसे बड़े देशों में 7वें स्थान प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.4%। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की। लोक अदालत के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, यह एक सस्ती न्यायालय सेवा है, यह सकल पेशी का पर जो है विवाद निवारण करता है, यह त्वरित न्यायालय देता है, या फिर सेवानिवृत्ति जज लोक अदालत चलाता है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो लोक अदालत कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो है स्थापित की गई थी। लोक अदालत में जो है मुकदमेबाजी की तुलना में जो है कम खर्च आता है। लोक अदालत में जो है मामलों को जो है एकल पेशी पर विवाद निवारण किया जाता है। लोक अदालत में मामलों को जल्दी निपटाया जाता है, जिससे जो लोगों को समय और पैसा बचाने में जो है मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी कथन जो है हम लोग का सही है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं, संशोधन का जो है विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो यह है अपनी सेवानिवृत्ति को रोक कर रख सकता है, संसद के पास जो है पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है, या फिर 6 माह के से अधिक की अवधि के लिए जो है विलंबित नहीं कर सकता है, या फिर अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों ना हो, संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान करना आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो है बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को जो इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, और यह उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। भारत की प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश के उद्देश्यों और सिद्धांतों को परिभाषित करती है। यह जो है प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान का
संविधान सभा द्वारा जो है अपनाई गई थी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। आप लोगों को पता होगा। तो इसके हिसाब से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में जो है परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका कारण क्या है? तो यह एक समाजवादी देश है। यह अपने सभी नागरिकों के साथ जो है उनके धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है, या फिर यह धार्मिक विश्वास और रिवाजों को हतोत्साहित करता है, या फिर यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है कि भारत सरकार किसी विशेष धर्म को नहीं मानती है। सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं और सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह अपने सभी नागरिकों के साथ जो है धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? उच्च स्तर की सुविधाएं, श्रम कानूनों में लचीलापन, करों को नहीं देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की विशेषताएं आमतौर पर उच्च स्तर की सुविधाएं, श्रम कानून में लचीलापन और कर लाभ शामिल करती है। इसलिए दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र की विशेषता के विपरीत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता जो होती है अधिक है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों के लोगों के रूप में ज़्यादा आनंद नहीं लेते हैं, खाद्य पदार्थ महंगे हैं, या फिर लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि लोग शारीरिक श्रम में अधिक लगे होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, निर्माण और अन्य श्रम साध्य कार्य करने के लिए जो उनकी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए उनकी कैलोरी की खपत शहरों की तुलना में जो है ऊँची होती है। नोट करने वाली बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में जो है प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर रहेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोग जो है शारीरिक श्रम में लगे हुए रहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर लोग जो है, भारत जो कृषि प्रधान देश है, इसी वजह से जो है लोग कृषि में बहुत मेहनत होता है। आप लोगों को पता होगा किसान अपनी मेहनत के दम पे ही जो है अनाज को उपजाता है। ये नहीं कि फसल रोप दिया और जाकर सो गए घर पे 1 साल बाद, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो है उसमें खाद पानी देना पड़ता है, उसको अच्छे से उसका देख रेख करना पड़ता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, या फिर RC दत्त के द्वारा। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें। धन निष्कासन या धन के बहिर्गमन या आर्थिक शोषण का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा जो दिया गया था, कब दिया गया था? 1867 में जो है दिया गया था। इसमें जो उन्होंने जो भुगतानों का जो है उल्लेख किया, जिसमें जो है जिसके तहत जो भारत की संपत्ति ब्रिटेन भेजी जाती थी और जिससे जो है भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता था। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 की बात करते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता जो है कौन है? सुरेश सेन है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सरदार भगत सिंह है, या फिर रामप्रसाद बिस्मिल है? रामप्रसाद बिस्मिल है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो बिस्मिल एक मतलब रामप्रसाद बिस्मिल जो है एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक कवि भी थे। उन्होंने उर्दू और हिंदी में जो है राम, अज्ञे और बिस्मिल उपनाम से जो है कविताएं लिखी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता जो है रामप्रसाद बिस्मिल जी है, जो कि अजीबादी थे। तो इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामप्रसाद बिस्मिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 की बात करते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष में गठित हुई थी? 1920 में, 1919 में, 1918 में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुई थी। 1945 तक कांग्रेसी, समाजवादी और कम्युनिस्ट सदस्य जो है
में जो है काम करते थे, जो भारत का प्रमुख मजदूर संगठन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न कथनों में से जो है कौन कथन सही है? तो लाइक अली निज़ाम के जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो है प्रेसिडेंट थे। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो जो है 48 घंटे तक चलाया गया था। कश्मीर राज्य ने इंस्टीट्यूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित किए थे। शाहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ स्टेट के जो है आखिरी दीवान थे। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में जो है अपने एजेंट के रूप में जो है नियुक्त किया था। तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो मीर लाइक अली हैदराबाद के निज़ाम के जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। भारत सरकार ने जो है के.एम. मुंशी को हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में जो है नियुक्त किया था। हैदराबाद को भारत में विलय करने हेतु जो है भारत सरकार ने जो है 13 सितंबर 1948 को जो है ऑपरेशन पोलो चलाया था और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया था। कश्मीर भारत में 26 अक्टूबर 1947 में शामिल हुआ था। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट में आखिरी दीवान थे। इसका राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 4, 5, 1, 4 और 5 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये बाकी दोनों गलत है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 की, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा गांधी जी ने जो है हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश की है? तो पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर गांधी इरविन समझौता के तहत। तो 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी तथा भीमराव अम्बेडकर जी के मध्य जो है 24 सितंबर 1932 को जो है पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में जो है पूना समझौता में हुआ था। इसमें दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व की मांग स्वच्छंद रूप से रखी गई थी। इस समझौते के तहत जो दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना और भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लाना था। तो इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूना समझौता। और आप लोगों को पता होगा कि अब क्वेश्चन जो है बिल्कुल स्टेटमेंट बेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ से जो है जो मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या करके बता रही हूँ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और तभी जा करके अपने जो है क्वेश्चन के आंसर का जवाब दीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की। तो ब्रिटिश शासन में किस कानून के अंतर्गत जो लोगों की बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? रोलेक्ट एक्ट में, 1870 का सेडिशन एक्ट में, हिंदू कोड बिल में या फिर एल्बर्ट बिल में? तो 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को जो है रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था, जिसके तहत जो है 19 मार्च 1919 को जो है रोलेक्ट एक्ट जो है पारित किया गया था। इसके तहत जो है किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के वो बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोलेक्ट एक्ट के द्वारा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में जो है उत्थान हुआ था? तो जलियांवाला बाग त्रासदी का विरोध में, या फिर बंगाल के विभाजन के विरोधी आंदोलन में, या फिर गांधी का चंपारण सत्याग्रह में, या फिर रोलेक्ट एक्ट विरोधी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन। तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है 20 जुलाई 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजों के जो है बंगाल विभाजन के फैसले के खिलाफ जो है पूरे देश भर में जो है किया गया था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की। तो निम्न में से कौन कांग्रेस का जो है कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे? तो कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी जी? तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 में जो है, और गोपाल कृष्ण गोखले जी 1905 में, महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक कभी भी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। ये जो है गर्म दल के नेता थे, इसलिए जो है ये जो कभी भी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का जो है बाल गंगाधर तिलक। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन की। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी या फिर जनरल ने झांसी की रानी को जो है
यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विरोधियों की एकमात्र मर्द थी। ऑप्शन की बात करें तो ह्यूरोज ने, कैंपबेल ने, हडसन ने या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने जो कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में जो है एकमात्र मर्द थी। तो इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ह्यूरोज ने कहा था। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की, सर चार्ल्स हुड का जो है डिस्पैच या हुड प्रेषण भारतीय इतिहास में जो है डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। स्वास्थ्य के, शिक्षा के, प्रेस के या फिर बंगाल का हुड डिस्पैच। तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सर चार्ल्स हुड्स का जो है डिस्पैच या हुड प्रेषण 1854 में जो भारतीय शिक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण था। इससे जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को जो है संरक्षित किया गया था। इस प्रेषण में जो है उस शिक्षा, स्कूलों और कॉलेजों की जो है स्थापना और अंग्रेजी भाषा की को जो है शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है हुड डिस्पैच जो है या फिर हुड प्रेषण जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा था। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो द हिंदू, बंगाली, द महारत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में जो है प्रमुख इस प्रकार थे: द टाइम्स ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर, इलाहाबाद सिविल एंड मिलिट्री गजट या फिर जो है इंग्लिशमैन आदि। टाइम्स ऑफ इंडिया को राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया को जो है राष्ट्रीय समाचार पत्र नहीं माना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे जो है अमेरिका, एशिया और अफ्रीका जो है औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ था? पुर्तगाल एवं स्पेन, फ्रांस एवं इंग्लैंड, जर्मनी एवं इटली या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पुर्तगाल और स्पेन में ने जो है भौगोलिक खोज की शुरुआत की जिससे जो है अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण संभव हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगाल और स्पेन। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अरब यात्री अल्बू रज्जाक भारत में जो है किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय फर्स्ट, कृष्णराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, कृष्णराय सेकंड के। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री और इस्लामी विद्वान था जो है तैमूरी वंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में जो है 1422 से लेकर 1946 ईस्वी में जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवराय सेकंड के। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन के। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तबकाते अकबरी, जिसे जो है कभी कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा जो है लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, अब्दुल हामिद के लाहौरी के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखित तबकाते ए अकबरी को कभी कभी जो है अब्दुल फजल के जो है अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। वह अकबर के दरबार में जो है मीर बख्शी यानी मुख्यमंत्री के पद पर थे। यह प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणों से लेकर अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों तक एक विस्तृत और विश्वसनीय इतिहास प्रदान करता है। अकबरनामा की तुलना में यह पुस्तक अधिक निष्पक्ष और चापलूसी रहित लिखी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निजामुद्दीन अहमद। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शाहजहां शेरशाह का पुत्र था, शिवाजी जो है जहांगीर के विरुद्ध लड़े थे, हुमायूं औरंगजेब द्वारा परास्त हुआ था, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा हुई थी। तो 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। उनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था और वे तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे। 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
जो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर द्वारा की गई थी, गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके जो बाबर ने की थी। आगे हो जाएगा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 की। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो वह मोरक्को जो यहाँ पे सही पूछा गया था, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। आगे हम लोग बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछा गया, तो वह मोरक्को से था, सही बात है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने जो है रेहला लिखा था, तो इसमें राइट आंसर कौन जाएगा? तो 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इब्न बतूता एक अरब यात्री था, यानी कि मोरक्को का था वह, और लेखक था। उसने अरबी भाषा में जो है रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है भारत आया था। अतः सभी उत्तर जो है सही है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी उत्तर जो है सही है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जिले-लाह शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने, बलबन ने, या फिर इल्तुतमिश ने? तो 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। यह इल्तुतमिश का गुलाम व इलबारी जनजाति का तुर्क था। बलबन जो है भारत का पहला शासक था जिसे जिले-लाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलबन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें हम लोग तो किस चोल शासक ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को जो है विजित किया था? तो किसने किया था? तो राज प्रथम ने, या फिर विजयलय में, या फिर प्रांतक प्रथम, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो चोल साम्राज्य के महान शासक राजत्व की प्रणाली को अपनाया। राजराजव प्रथम ने जो है 1985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक जो है सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था, और उन्होंने जो है चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली समुद्री शक्ति के रूप में जो है स्थापित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज प्रथम ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें हम लोग प्राकृत प्रकाश ग्रंथ जो है किसने लिखी थी? पतंजलि ने, सखुरनी ने, वररुचि ने, या फिर अमर सिंह ने? तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें विक्रमादित्य ने नवरत्नों में से एक वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा था। यह प्राकृत भाषा का व्याकरण पर सबसे पुराना ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वररुचि ने लिखा था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की। अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक थे? राजनीतिक व्यवस्था के, धर्म के, प्रशासन के, अर्थव्यवस्था के? तो 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अशोक के प्रस्तर स्तंभ यानी कि शिलालेख उनके प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रतीक है। इन स्तंभों पर अशोक ने अपने धर्म के सिद्धांतों, प्रशासनिक आदेशों और जन कल्याण के कार्य को जो है उत्कीर्ण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशासन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की। अर्थव्यवस्था नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? अशोक ने, कौटिल्य ने, पाणिनि ने, या फिर कालिदास ने? तो 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र में जो है राजनीति, अर्थनीति, सैन्य रणनीति और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौटिल्य ने। आगे हम बात करते हैं हम लोग 38 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जो है वर्णन किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य को एंटिगोनस, एंड्रियोकस, सेंड्रोकोटस, उपयुक्त में से एक से अधिक। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने जो है सेंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंड्रोकोटस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, या फिर 14 पूर्व?
तो 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जैन धर्म में जो है धार्मिक ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है 14 पूर्व। इन जैन आगमों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि इन ग्रंथों की रचना जो है महावीर स्वामी के शिष्यों ने की थी। 14 पूर्वों का ज्ञान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ जो है जैन दर्शन, नैतिकता और ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में बताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है 14 पूर्व। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का जो है प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? नागपुर, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा। तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिणा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित एक पवित्र स्थल है, जहां 14 अक्टूबर 1956 को भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है और उनके अनुयायियों ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। हालांकि यह प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था। प्राचीन भारत में प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र काशी, कश्मीर, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला और औदंतपुरी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो नागपुर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में, राजगृह में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में। तो भगवान बुद्ध के तो 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसापुर में जो है 563 ईसापुर में जो है वैशाख मास की पूर्णिमा को जो है नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक ग्राम में जो है हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लुम्बिनी में। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या है कितने? 4 है, 5 है, 2 है या फिर 6 है? तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 पुरुषार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये है धर्म यानी कि धार्मिक कर्तव्य, अर्थ यानी कि धन और भौतिक सुख, काम यानी कि इच्छा एवं सुख, संवाद और मोक्ष आध्यात्मिक मुक्ति। ये 4 महापुरुष भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो बात करें हम लोग कालीबंगा की बात करें हम लोग तो कालीबंगा की बात करते हैं हम लोग तो कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। सुरकोटदा की बात करें तो ये कहाँ पे? कच्छ जो गुजरात में है, कच्छ गुजरात में है, यानी कि भुज कच्छ में है। कोट दीजिदी की बात करें हम लोग तो ये कहाँ पे है? ये सिंध पाकिस्तान में है, है। बनावली की बात करें, बनावली जो है हरियाणा में है। तो इसका राइट आंसर की बात करें हम लोग हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो राइट आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 की, सूची 1 और सूची 2 से जो है 7 सम्मिलित करें और सही उत्तर चुने हैं। तो सिंध स्थल दिया गया है, यहाँ पे स्थान दिया गया है तो लोथल। तो 44 नंबर क्वेश्चन की बात, लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। तो कहाँ पे है? गुजरात में, लोथल। रोपड़ की बात करते हैं हम लोग तो रोपड़ कहाँ पे है? तो रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। राखीगढ़ी की बात करें, राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसका ऑप्शन से हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित अभिलेखों में से जो है किसमें जो है विधवा दहन का उदाहरण जो है उल्लिखित है? समुद्रगुप्त का एरन पसाह अभिलेख में, या फिर बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में, तोरमान का एरन वराह अभिलेख में। तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विधवा दहन या सती का जो है पहला अभिलेखीय साक्ष्य मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के जो है 510 ईस्वी के एरन स्तंभ शिलालेख में जो है गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है, जो विधवा दहन का पहला ज्ञात जो है साक्ष्य है। 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कर दिया। कब किया गया था? तो 1829 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर की बात करें हम लोग तो 45 नंबर का तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख से। आगे हम लोग बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की।
बिहार में खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। रोहतास में पायलट का सार्वजनिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। तो सही उत्तर हम लोग को बताना है। तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रोहतास में पायलट का सबसे अधिक भंडार, ये बात सही है। यह मुख्य रूप से रोहतास जिले के जो है विद्या बेल्ट और सोनपुर में जो है पाया जाता है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ में है, तो ये भी राइट आंसर है। मुंगेर तथा रोहतास जिले में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का मुख्य घटक है। जमुई जिले में जो है सोने का भंडार पाया जाता है, तो ये भी जो है सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की। तो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें हम लोग का, कोला जलप्रपात किस जिला में जो है नवादा में, गया में, पटना में, मुजफ्फरपुर में। तो 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो कोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता के लिए, सुंदरता के लिए जो है जाना जाता है। इसे जो है बिहार का सबसे उच्च जलप्रपात माना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 160 फीट है। 160 फीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवादा जिले में है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो कोसी मैदान जो है कोसी नदी के आसपास फैला हुआ मैदान है, जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 30 मीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन जो है ए है, दूसरा जो है कारण आर है। दोनों ध्यानपूर्वक पढ़े और कथन ए का जो है, तो कथन ए देखते हैं हम लोग, दक्षिण भारत उत्तरी भारत की अपेक्षा विकसित है। कारण की बात करें, दक्षिण बिहार में जो है उद्योगों का विकास हुआ है। तो दोनों कथन में जो है सही कथन बताना है हम लोग का। तो 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार अधिक विकसित है। उत्तरी बिहार का अधिकतर भाग जो है कोसी नदी के बेसिन का क्षेत्र है। यह क्षेत्र अक्सर बाढ़ से ग्रसित रहता है। आप लोग पता होगा ये बिहार का मैप है, ये जो है बिहार का मैप है। और आप लोग को पता है ये है उत्तरी भाग हो गया हम लोग का, ये हो गया ये दक्षिणी भाग, ये हो गया दक्षिण भाग। दक्षिण में जो है बहुत सारे जो है खनिज पाए जाते हैं। उत्तर में जो है कोसी नदी का पानी जो है हमेशा बाढ़ का कारण बनता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि बाढ़ से ग्रसित रहता है। उत्तरी बिहार की सार्वजनिक सड़कें बाढ़ से जो है प्रभावित होती है और यातायात बाधित होता रहता है। इसी वजह से जो है दक्षिण बिहार जो है विकसित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही स्पष्टीकरण करता है। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा बिहार का जिला जो है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, गोपालगंज। अगर आप लोगों ने जो है, अगर आप लोगों को बिहार स्पेशल अगर पढ़ना है तो मेरा वीडियो जो है अपलोड है इस पर। एक चीज़ बारीकी से मैंने आप लोग समझाया, ट्रिक के माध्यम से समझाया है। जितने भी जिले उसको याद करने की ट्रिक, जितने भी खनिज है, मिनरल्स है, जितने भी बिहार स्पेशल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब लोग बताया। तो यहाँ पे मैं आप लोग बताती हूँ नेपाल से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार का मैप, ये हो गया बिहार का मैप। यहाँ पे जो है हम लोग का है क्या है, पश्चिम चंपारण। उसके बाद आ गया यहाँ पे पूर्वी चंपारण, उसके बाद आ गया सीतामढ़ी, उसके बाद आ गया मधुबनी, उसके बाद सुपौल, अररिया, उसके बाद किशनगंज। ये जो कुल कितने ज़िले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ 7 ज़िले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं होगा आप लोग बता सकते हैं इसमें? तो इसमें कौन सा नहीं है, तो गोपालगंज। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपालगंज। व्याख्या की बात करें तो बिहार के कुल 7 जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज पूर्वी देश से नेपाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार नेपाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। पूर्णिया जो है पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा नगर है। यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि पूर्णिया जो यहाँ पे पड़ता है। पूर्णिया यहाँ पे पड़ने के कारण जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। और यहाँ पे जो है हम लोग का हो गया कटिहार, पूर्णिया के बाद कटिहार हो गया, कटिहार के बाद यहाँ पे भागलपुर हो गया। और इसके बाद दक्षिण बिहार के जो भी कितने ज़िले हैं उसको भी याद करने की ट्रिक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद पूर्व जितने भी पश्चिमी है या फिर पूर्वी सबको मैं जो है अपलोड की हूँ। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो 85 क्वेश्चन करवाती हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है अगली वीडियो में करवा दूँ, क्योंकि वीडियो जो बहुत लॉन्ग हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं, जिससे जो मेरा मन जो है बहुत दुखी हो जाता है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, मेरा जो है तबीयत भी सही नहीं रहता, फिर भी मैं जो है आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, बट आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करते हैं।
इसलिए जो मैं 50 ही क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। आप एग्ज़ाम तक जो है अपने आप को प्रोडक्टिविटी दीजिए और वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप ज़्यादा नहीं, आप 30 मिनट निकाल लीजिएगा इस मेरे वीडियो को देखने के लिए, तो आप लोग का प्रैक्टिस जो है 30 मिनट में ही हो जाएगा। अगर आप लोग ये भी नहीं निकाल सकते तो फिर आपका जो है प्रैक्टिस बहुत अधूरा रह जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।